कितने पेपर पब्लिश हुए हैं, कितने पब्लिकेशंस निकले हैं, तो ये एक आपको पूरा एक हम बोले तो एक रिजर्वॉयर की तरह मिल सकता है। तो वहां से आपका सिलेक्शन बहुत इजी हो जाता है इनसे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु शर्मा एंड आई वेलकम्स यू ऑन इंडियाज ग्रेटेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म उत्कर्ष क्लासेस। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आपके यूनिवर्सिटी के सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर और टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ क्या हो सकती है आपके लिए, आपके पीएचडी जो आप करने जा रहे हैं, आप करने की सोच रहे हैं। तो क्योंकि ये पीएचडी के दौरान या पीएचडी करने से पहले जो यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन वाला जो पॉइंट है वो कहीं ना कहीं एक विद्यार्थी के लिए हमेशा एक समस्या रहता है। तो उस समस्या के ऊपर ही हम बात करने वाले हैं और कैसे आप उस समस्या से निजात पा सकते हैं, क्या क्या पॉइंट्स आप ध्यान रख सकते हैं, उन सभी के ऊपर हम बात करेंगे। और इन्हीं सभी पॉइंट्स के ऊपर बात करने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूँगा पूनम मैम को। सो मैम, आपका वेलकम है। थैंक यू सो मच सर एंड हेलो एवरीवन। तो जो भी स्टूडेंट्स जो अपनी पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, आज उन सभी की समस्याओं का समाधान लेके मैं आज आपके सामने हूँ। तो जैसा कि मैम मैंने बताया भी है कि आपके जो आप यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करते हैं वो आपके कह सकते हैं कि आपके रिसर्च के दौरान और आपके आफ्टर रिसर्च जो है वो आपके लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले करता है। और ये स्टूडेंट कहीं ना कहीं मैम जो है कंफ्यूज रहता है कि यार मैं कौन सा कॉलेज का सिलेक्शन करूं कि मेरे जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके, और साथ ही साथ में आफ्टर पीएचडी जो मेरे लिए कहीं ना कहीं अलग अलग रास्ते हैं वो मेरे लिए वाइडली जो है ओपन हो सके। वो सारी चीज़ें जो है हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद में अपन टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर भी बात करेंगे। श्योर सर, तो ये बात तो एकदम डेफिनेटली करेक्ट है कि हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं सेलेक्ट करने में, और ये सिलेक्शन जो है बहुत ही क्रिटिकल होता है। हमें कौन सी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, कौन सी कॉलेज में, और ना केवल कॉलेज बल्कि हमें अपना रिसर्च इंटरेस्ट सेलेक्ट करने में भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इन्हीं सब समस्याओं के समाधान पे आज हम चर्चा करते हैं। बिल्कुल मैम, शुरू करते हैं। बताइए आप सबसे पहले कि क्या क्या पॉइंट्स हमें ध्यान रखने चाहिए यूनिवर्सिटी का एक जो सिलेक्शन करना है। बिल्कुल सर, तो सर सबसे पहली चीज़, जब भी हम पीएचडी शुरू कर रहे होते हैं तो कॉलेज सिलेक्शन से पहले एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, हमें अपना रिसर्च एरिया सिलेक्शन करना होता है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। जैसे सर मैं अपना एग्जाम्पल लेके बात करूं, मेरा सब्जेक्ट एजुकेशन था, मेरा जो डिसिप्लिन था वो एजुकेशन था। अब एजुकेशन शब्द सुनने में जितना छोटा है, एरिया इसका उतना ही वाइड है। तो सबसे पहले हमें उस वाइड एरिया में से अपना एक छोटा सा टॉपिक निकालने की ज़रूरत होती है। बिल्कुल मैम। ये टॉपिक हम कैसे निकालते हैं, हमें हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ स्पेसिफिक एरियाज होते हैं जो हमारे इंटरेस्ट के होते हैं। जैसे मेरा एजुकेशन में एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज और एजुकेशनल पॉलिसीज था, वैसे ही आपका अपने सब्जेक्ट में कुछ और भी रहेगा। तो हमें सबसे पहले ये जो अपने एक सब्जेक्ट लिया, या हम कहेंगे सब सब्जेक्ट लिया, उस पे थोड़ी गहन सर्च करने की जरूरत है। नाउ क्वेश्चन इज कि हम सर्च करेंगे कैसे। यस मैम, मैं वही पूछने वाला था कि एक तो अपना इनर वॉइस तो आ गई कि हाँ मेरा इसमें एरिया इंटरेस्ट है। बिल्कुल। एक कुछ आउटर सोर्सेज से भी हम हेल्प ले सकते हैं, तो उसके ऊपर भी एक बार आप प्लीज बताइए। बिल्कुल सर, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने सेंट्रल लेवल पे कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हमें दिए हुए हैं जहाँ से हमें पता चल सकता है कि अभी तक कौन कौन से रिसर्चेज हो चुकी हैं। अगर मैं नाम बताऊं आपको तो शोध गंगा हो गया है। शोध गंगा एक ऐसी वेबसाइट है जो एक कंप्लीट डेटाबेस है अपने पूरे इंडिया का, कि कौन सी यूनिवर्सिटीज में कौन से सब्जेक्ट को लेके कितने रिसर्चेज हुई हैं, कितने पेपर पब्लिश हुए हैं, कितने पब्लिकेशंस निकले हैं। तो ये एक आपको पूरा एक हम बोले तो एक रिजर्वॉयर की तरह मिल सकता है। तो वहां से आपका सिलेक्शन बहुत ईजी हो जाता है, इन सेंस कि आपको सपोज जैसे मैंने एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बोला, तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी काफ़ी सारे रिसर्चेज हैं, तो हमें उसको खोजने की ज़रूरत है। हमें वहाँ पे इंटरेस्ट एरिया तो मिल गया है हमारा, लेकिन हमें वो इंसाइट्स मिलती हैं कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हमें किस दिशा में अपने रिसर्च को। बिल्कुल, यानी कि आप कह सकते हैं कि उस अगर आपने वहाँ से थोड़ा सा रिसर्च अगर आप वहाँ से भी अगर करते हैं तो आपको जीरो से शुरू करने की जरूरत नहीं, आपको एक बेस जो है वो मिल जाएगा। बिल्कुल सर। अब हमने सपोज एरिया तो सिलेक्ट कर लिया, अब इसके बाद में बारी आती है कि कौन सी यूनिवर्सिटी हमें सिलेक्ट करनी है। जी सर, तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए।
तो आई थिंक सर हमें सबसे पहले ना यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग देखनी चाहिए, ना केवल नेशनली बल्कि इंटरनेशनली भी कई सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटी की पर्टिकुलरली रैंकिंग पे काम करते हैं। जैसे हम नेक की बात करते हैं, नेक से हम सभी अवेयर हैं, यूजीसी से तो हम डेफिनेटली अवेयर हैं। तो ये कुछ इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस हैं जो यूनिवर्सिटीज़ को रैंक करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटीज़ दे आर प्रोवाइडिंग। बिल्कुल, यानी कि ये एक ऑथेंटिसिटी हमें मिल जाती है कि यहाँ से जो रैंकिंग है वो एकदम ऑथेंटिक है। बिल्कुल बिल्कुल सर। इसके अलावा एक और जो इम्पॉर्टेंट रैंकिंग हम रेफर कर सकते हैं दैट इज NIRF रैंकिंग। NIRF रैंकिंग जो है वो ऑल ओवर इंडिया से ना केवल यूनिवर्सिटीज़ बल्कि कॉलेजेस हो गए, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हो गई हैं या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हो गई हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो गए हैं। तो NIRF रैंकिंग जो है ना वो हमें बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस प्रोवाइड करती है कि हमें कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हमारे इंडिया में टॉप रैंक पे चल रही हैं, तो हम उसको भी रेफर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मैम जैसे कि रैंकिंग वगैरह तो अब हमने देख लिया, एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी हमने देख लिया। अगर हम बात करें आगे की, वहाँ जाने के बाद में भी कई बार ऐसा होता है कि ऑन पेपर तो वो काफ़ी उसका नाम होता है, पर वहाँ जाने के बाद में पता चलता है कि कुछ कहानी कुछ और है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल सर। तो आई थिंक ये जाने के बाद की नौबत ना आए, इसके लिए हमें पहले ही थोड़ी रिसर्च करने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसा बिल्कुल आपने बोला कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ऑन पेपर तो बहुत अच्छी दिखती हैं बट रियलिटी कुछ और होती है। तो इस चीज़ का पता लगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए आजकल डिजिटल एरा चल रहा है, तो हर यूनिवर्सिटी की माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स हमें इंटरनेट पे मिल जाती हैं। चाहे वो उनकी रैंकिंग्स हो, चाहे वो उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे उनका एलुमनाई सेल हो, तो हमें वहीं से पिक करने की ज़रूरत है। हम क्या कर सकते हैं, जो उनके एलुमनाइज हैं या इवन जो प्रेजेंट स्कॉलर्स हैं, हम उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं सो दैट हमें रियल पिक्चर मिल सके कि वहाँ पे एक्चुअली चल क्या रहा होता है। बिल्कुल, मतलब कि एक रैंकिंग तो हमने जो गवर्नमेंट के द्वारा जो डिसाइड की गई है वो हमने देख ली, और एक जो स्टूडेंट का वहाँ पर अलग अलग स्टूडेंट्स का क्या माइंडसेट है और उस कॉलेज को लेकर उनका क्या एक्सपीरियंस है वो भी हमें मतलब जरूर देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि कभी क्या होता है ना, यूनिवर्सिटी रैंकिंग के टाइम पे जब टीम आती है ना, तो वहाँ पे चीज़ें बहुत उलट पुलट करके दिखाई जाती हैं। तो टीम को तो जो दिखेगा उसके बेसिस पे वो रैंकिंग देख के जाएगा, बट इंटरनल पॉलिटिक्स जो है वो बहुत ही आई थिंक डेंजरस चीज़ होती है जो आपका पूरा करियर दाव पे लगा सकती है। और इस चीज़ की नॉलेज आपको रियल टाइम पिक्चर से ही हो सकती है, और वो आप जो प्रेजेंट स्कॉलर्स हैं उस यूनिवर्सिटी के, उनकी हेल्प से बिल्कुल ले सकते हैं। एक पॉइंट और मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूँगा कि चलिए हमने पूरा देख लिया वहाँ पर क्या क्या पॉइंट्स हैं, उसके रैंकिंग वगैरह हमने देख ली, वहाँ के स्टूडेंट्स से भी हमने बात कर ली, पर हमारे पर्टिकुलर जब किसी सब्जेक्ट जैसे एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपने सेलेक्ट किया, उसका जो गाइड है बिल्कुल उसका कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है आपके पीएचडी के अंदर, और क्या उसका रोल, आपकी ड्यूरेशन कितनी चलेगी पीएचडी, उसमें भी उसका क्या रोल होता है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली सर। रिसर्च एरिया यूनिवर्सिटीज ज़रूर इम्पॉर्टेंट है, बट आई थिंक उनसे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके रिसर्च गाइड कौन है। ठीक है, तो रिसर्च गाइड के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए हमें प्रिकॉशंस हर स्टेप पे लेने होंगे, चाहे वो रिसर्च टॉपिक हो, चाहे वो कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो गाइड हो हमारा। ना इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फैकल्टी मेंबर्स का ना एक H इंडेक्स करके होता है। H इंडेक्स बेसिकली क्या होता है ना, किसी भी रिसर्च स्कॉलर का एक ऐसा डेटाबेस होता है जिसकी हेल्प से आपको पता चलता है कि उस स्कॉलर या उस गाइड के कितने पब्लिकेशंस रह चुके हैं, कितनी वो रिसर्चेस हो चुकी हैं। तो हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, जिस भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक फैकल्टी की जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम उनका H इंडेक्स चेक कर सकते हैं, हम उनके साइटेशंस चेक कर सकते हैं, क्योंकि कई बार यूनिवर्सिटीज़ या इवन गाइड्स जो होते हैं वो क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं इंस्टेड ऑफ क्वालिटी। यानी उनको चाहिए होता है कि हमारे जो स्कॉलर्स हैं वो साल में 10 पेपर पब्लिश कर दें। बिल्कुल, बट उससे क्या होता है, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, बिकॉज हम सभी अवेयर हैं इस चीज़ से कि जहाँ पे क्वांटिटी बढ़ती है वहाँ पे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर होती है। बिल्कुल, तो हमें उस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि हम फैकल्टी मेंबर जिसके अंडर पीएचडी करने की सोच रहे हैं उनका H इंडेक्स चेक करें, उनके साइटेशंस चेक करें कि उनके जो पब्लिकेशंस हैं वो कौन कौन से जर्नल्स में कहाँ कहाँ पब्लिश हुए हैं। उससे हमें आइडिया लग सकता है कि वो गाइड कितना क्वालिटी का काम कराते हैं। अच्छा मैम, इसमें ये भी चीज़ है कि कई बार ऐसा ना हो कि हम क्वालिटी के इतना ज़्यादा उसके अंदर कहीं ना कहीं
ऑब्सेस हो जाएं कि हमारा जो पीएचडी का ड्यूरेशन है बिल्कुल। वो कहीं ऐसा ना हो कि बहुत लंबा जो है गाइड खींच दे, तो क्या वो पॉइंट भी हमें ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। आई पर्सनली बिलीव कि जब भी मैं भी खुद पीएचडी एडमिशन के लिए अभी सर्च कर रही हूँ, तो मैंने काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के काफ़ी गाइड्स की एच इंडेक्सेस चेक किए, उनके साइटेशंस चेक किए, और उनके अंडर जो स्कॉलर्स काम कर रहे हैं उनकी पीएचडी कंप्लीशन का ड्यूरेशन भी मैंने चेक किया। मैंने देखा कि कुछ मैक्सिमम गाइड्स ऐसे हैं उन यूनिवर्सिटीज़ के जिनकी ड्यूरेशन जो है वो 6 to 8 ईयर्स जा रही है ऑन एन एवरेज। तो मेरे लिए तो वो रेड फ्लैग्स हैं, बिकॉज मैं तो अपनी लाइफ का और 6 से 8 साल नहीं इन्वेस्ट कर सकती हूँ पीएचडी के लिए। डेफिनेटली मुझे क्वालिटी वर्क की ज़रूरत है, बट 6 से 8 साल एक बहुत ही लेंदी पीरियड हो जाता है। बिल्कुल मैम। एंड सर इसमें एक और फैक्टर ये है, जैसे मैं जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ, जेआरएफ का अलाउंस मुझे मिलेगा 5 इयर्स, तो 5 इयर्स के बाद वो एक्सपेंसेस मुझे खुद बियर करने पड़ेंगे। तो ये भी एक हमें फैक्टर को ध्यान में रखने की जरूरत है। कॉस्ट इफेक्टिव भी आपका जो है वो सिलेक्शन होना चाहिए, ऐसा ना हो कि उसका जो कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर है वो हमें बियर करना पड़ जाए। और वो टाइम भी बड़ा एक वाइटल रोल प्ले करता है, क्योंकि ऐसा ड्यूरेशन एक साल अगर ऐड भी होता है बहुत हैवी होता है, कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत दिक्कत जो है क्रिएट करता है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। जैसे मैम अपन ने बात करी गाइड के बारे में, अपन ने बात करी कॉलेज के बारे में, वहाँ पर रिसर्च के बारे में, सब चीज़ें बात करी। आफ्टर रिसर्च हमारे लिए क्या रास्ते खुलते हैं उस कॉलेज से, उन फैक्टर्स को हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं? सर आई थिंक इसका ना इनिशियल स्टेज पे जो ईजीएस्ट वे है वो ये है कि हम जब भी यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन कर रहे होते हैं, हमें कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी चाहिए जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को फॉलो करती है। और साथ ही साथ कुछ ना कुछ उसके अंदर ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले, बिकॉज ये एरा ग्लोबलाइजेशन का एरा है। अगर हम अपने आप को किसी सीमित सीमा में बांध के रखेंगे, चाहे वो जोग्राफिकल हो चाहे वो साइकोलॉजिकल, अगर हम अपने आप को किसी भी सीमा में बांध के रख रहे हैं तो हम समय के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। और अगर समय के साथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो आप वो चीज अचीव नहीं कर सकते जो आप अचीव करना मे भी चाहते हो। बिल्कुल मैम। तो ये भी मतलब एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल आपका प्ले करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मैम आपने बहुत ही डिटेल में सारे वो पॉइंट्स बताए हैं जो हमें एक स्टूडेंट को मतलब यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करते टाइम ध्यान रखने चाहिए, क्योंकि और इतनी बारीकी से मैम ने बताया, और साथ ही साथ में वो सारे सोर्सेज भी बताए हैं जहाँ से आप कॉलेज की रैंकिंग चेक कर सकते हैं, वहाँ के एलुमनाई की जो है उनका क्या सोच है उस कॉलेज को लेकर, वो भी आप पता कर सकते हैं। आपके गाइड का जो है क्या पास्ट जो है वो एक्सपीरियंस रहा है वो भी आप चेक कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें जो है आप चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ में आफ्टर पीएचडी क्या एक्सपोजर आपको मिलने वाला है उस कॉलेज से, वो भी आप चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसा कि मैम हमने यहाँ पर लिखा भी है कि टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़, तो आपके अकॉर्डिंग बिल्कुल जो आपने मतलब अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि कौन से टॉप ऐसे जो कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बच्चे को कंसिडर करने चाहिए अपनी पीएचडी के लिए? बिल्कुल सर। तो मैं पर्सनली भी इसके लिए NIRF रैंकिंग, जिसकी मैंने पहले भी चर्चा की थी, मैं भी उसी को रेफर करती हूँ। तो NIRF रैंकिंग की बात करें अगर हम, तो मैं खाली यूनिवर्सिटीज़ यहाँ स्पेसिफाई करना चाहती हूँ। जैसे जो टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए IISc, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, जो है वो वन ऑफ द टॉप मोस्ट। IISc बेंगलोर, जैसे कि मेरा भी जैसे बीटेक रहा है, तो बीटेक के बाद में जैसे हम एमटेक करने के लिए जब जाते हैं, गेट का हमारा जो एग्जाम होता है, तो हमारी जो भी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है वो IISc बेंगलोर ही हमारी रहती है। बिल्कुल सर, क्योंकि वो रैंकिंग हमेशा से टॉप करता हुआ आ रहा है, तो डेफिनेटली कुछ तो क्वालिटीज होंगी तभी वो अपनी पोजीशन मेंटेन कर रहा है। उसके अलावा NIRF 2024 की रैंकिंग की सर मैं अभी बात कर रही हूँ, बिकॉज 25 वाली रैंकिंग्स अभी आई नहीं है। उसके बाद जो सेकेंड रैंक पे आती है दैट इज JNU दिल्ली, जिससे हम सभी अवेयर हैं। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, अन्ना यूनिवर्सिटी ऑफ चेन्नई, जादवपुर यूनिवर्सिटी और अमृता वैष्णव विद्यापीठ, इस तरीके की कुछ 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो NIRF रैंकिंग 2024 में जिन्होंने टॉप किया है। अच्छा, इसमें हम ये नहीं कह रहे कि ये 1 to 10 है, ये टॉप 10 के अंदर मतलब कि ये सभी अपने अपने कह सकते हैं कि किसी के अंदर कोई चीज़ बढ़िया है, किसी के अंदर कोई चीज़ बढ़िया है, किसी का अगर मान लीजिए एरिया ऑफ इंटरेस्ट किसी सब्जेक्ट के अंदर है तो उसके लिए हो सकता है कि वो IISc बेंगलोर अच्छा हो, और किसी के लिए कुछ ऐसा हो कि उसके लिए हो सकता है JNU ज़्यादा जो है वो बेटर है। तो वो आपकी रिसर्च जो आप करेंगे, जैसा कि हमने जो पूरा डिस्कशन किया है इसके अंदर, कि आप अपने यूनिवर्सिटी के सिलेक्शन के दौरान जो आप रिसर्च करेंगे उसी आधार पर आप उनमें से जो भी आपको कॉलेज जो है बेस्ट लगता है उसके अंदर आप बिल्कुल सर। इवन अगर आपके नॉलेज में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है या कोई ऐसा कॉलेज है जो NIRF रैंकिंग में अभी के लिए नहीं है, तो आप उस यूनिवर्सिटी के पेज पे जाके उनकी नेक एक्रेडिटेशन चेक कर सकते हैं, उनकी UGC रैंकिंग चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए बिफोर सेलेक्टिंग अ यूनिवर्सिटी फॉर योर PhD।
तो आई होप हमने जो आज बात करी है आप लोगों के साथ में वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank आपने you so much. काफ़ी डिटेल जो है स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करी, काफ़ी सोर्सेज जो आपने बताए हैं, तो आप अगर उनका यूज़ करते हैं तो आप कहीं ना कहीं आपका जो ये सिलेक्शन प्रोसीजर है वो आपके लिए सरदर्द ना बन के बहुत ईजी हो जाएगा। और आफ्टर पीएचडी जो आपने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को लेकर जो सपने देखे वो आप मतलब अच्छे से पूरा कर पाएंगे। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट definitely. रोल जो है आपका इसका यूनिवर्सिटी के सिलेक्शन के अंदर रहेगा। Definitely. थैंक यू सो मच मैम, और थैंक यू सो मच आप सभी का जुड़ने के लिए। धन्यवाद।